नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में हार के बारे में। दरअसल पिछले 4 दशकों से अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहा है और राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी चुनावों में दोहराया है और बार बार कहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि मंदिर बना भी दिया, लेकिन मंदिर बनाने के बाद यह लग रहा था कि अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी का हाथ खोल के स्वागत करेगी और वहीं राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से भर भर के वोट मिलेंगे और 400 पार का सपना भी पूरा होगा। हालांकि ये सपना अधूरा रह गया और जो एनडीए गठबंधन है वह 300 सीटों का आंकड़ा भी नहीं प्राप्त कर पाया। इंडिया गठबंधन के द्वारा एक तगड़ी चुनौती दी गई। वहीं इस पूरे के पूरे चुनाव के बाद में एक जो महत्वपूर्ण विषय बन रहा है वो यही है कि ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। मंदिर भी बना दिया, आप पूरे के पूरे अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। पर ऐसा क्यों? जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाए और यही रहेगी हम लोग की आज की पूरी वीडियो में खास चर्चा। लेकिन इस पूरी चर्चा से पहले आप ये जान लीजिए कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि भाई बीजेपी लॉस्ट इन राम मंदिर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ फैजाबाद। जनरली जो अयोध्या वाला क्षेत्र है वह आता है फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो उसके आधार पर चीजों को समझेंगे और साथ साथ यह भी समझना होगा कि अयोध्या जैसे क्षेत्र में जहां राम मंदिर बना, चीजों को इतना अधिक बदल दिया गया, इतने ज्यादा सुधार हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के केंद्र में रखा था अयोध्या को। और हर जगह जहां भी रैलियां हो रही थी, जहां भी बातचीत हो रही थी, वहां बार बार अयोध्या का नाम दोहराया जा रहा था, राम मंदिर का नाम दोहराया जा रहा था। इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां हारी है। तो हेयर्स व्हाट इट्स मीन, यानी कि इस हार का दरअसल अर्थ क्या है, यह भी सबको समझना जरूरी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं, बल्कि जितने भी नागरिक हमारे देश में उनको भी समझना जरूरी है कि ऐसा क्या ही हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ में। समझेंगे हर एक चीज, जानेंगे हर एक मुद्दे को और चीजों को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस सबसे पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज है आप लोगों के लिए। जो महत्वपूर्ण न्यूज है वह कह रही है कि भाई देखिए, संस्कृति आईएएस ने जो समर सेल ऑफर शुरू किया था उसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। आप लोगों की इतनी अधिक लोकप्रियता को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा यह बात कही गई कि हम रजिस्टर नहीं करवा पाए किसी कारण से, हमें और समय दे दीजिए। तो संस्कृति प्रबंधन ने विचार किया इसके ऊपर और विचार करके निर्णय लिया है कि ठीक है, 2 दिन और ऑफर को आगे बढ़ा देते हैं। तो अब ऑफर को बढ़ा दिया गया है 7 जून तक। तो जितने लोगों ने इस ऑफर का लाभ नहीं उठाया, लाभ उठा लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिल रही है सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% तक की छूट। ये छूट जो है, जो कोर्सेज पर अवेलेबल है, वह सब आप लोग के सामने है। तो अब 2 दिन बढ़ा दिया गया, तो जरूरी है कि आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं और जल्दी से रजिस्टर कर दें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक, चलिए चीजों को समझना शुरू करते हैं। बात करते हैं फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की। स्थिति क्या रही? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे अवधेश प्रसाद, यह जीत गए हैं और हालांकि मार्जिन भी 50,000 वोटों से ज्यादा का है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह। हालांकि देखने वाली स्थिति यह है कि बीते 2 चुनावों में, 2019 और 2014, दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत दर्ज की है। यानी कि उस समय की स्थिति अच्छी थी और दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपना मुद्दा रखा था और तब लग रहा था कि हाँ, चीजें फेवर कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है और बार बार जो है चीजें बीजेपी को फेवर कर रही हैं। लेकिन जैसे ही राम मंदिर बना, चीजें उलट गई और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां पर जीत गया। एक अच्छी खासी जीत मानी जा रही है यह विपक्ष के लिए, यह भी यहां समझने वाली चीज होगी। इतना ही नहीं, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ फैजाबाद की अगर हम लोग समझते हैं पूरे भारत की स्थिति, तो पूरे भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई रिकॉर्ड तोड़ सीट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी मात्र और मात्र 240 सीटों पर सिमट गई है, जबकि उम्मीद की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लगभग 270, 280, 300 सीटों तक का आंकड़ा तो हम अकेले ही छू जाएंगे। बाकी पूरी पार्टी ने जो टारगेट रखा था गठबंधन के लिए वह तो 400 पार का रखा था। 300 तो ये अपने खुद के लिए मान रहे थे, लेकिन 240 पे सिमटे। हालांकि हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी के बाद में कांग्रेस, जिसे 99 सीट मिली है। और वहीं जो विपक्ष का गठबंधन था आईएनडीआई है, 20 से ज्यादा पार्टियां मिली थी, लेकिन उसके बावजूद वह सभी पार्टियां 234 पे सिमट गई। यानी कि अकेले बीजेपी का जो आंकड़ा है वह भी क्रॉस नहीं कर पाई है वह पार्टी, ये भी देखने को आ रहा है। ये बात रही देश भर की। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी और 37 सीटें जीती है इसने। चौथी पार्टी बनी है तृणमूल कांग्रेस, जिसने 29 सीटें जीती है और वहीं 5वीं पार्टी बनी है डीएमके, जिसने 22 सीटें जीती है। इसके बाद लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी पार्टियां 3-3, 2-2, 1-1 सीट तक जीती हैं देश भर में, ये स्थिति रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति समझे। देखो, उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि भाई अच्छी जीत मिलेगी, लेकिन चीजें उलट गई, बहुत ही ज्यादा उल्टी हैं, यह समझ में आया है यहां पर देख करके। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर है।
गठबंधन का खेल यहाँ भी चला। जनरली हम लोगों ने देखा है इतिहास से कि उत्तर प्रदेश केंद्र में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है और बड़ा उलटफेर कर दिया है उत्तर प्रदेश ने, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और एक अच्छा खासा हमें उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे लाल निशान देखने को मिल रहा है भगवे की जगह। यहाँ भी दिक्कत है। अब सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में दिक्कत नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है कि पूरे देश में दिक्कतें थी। जहां एक तरफ लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही सामने आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को था कि भाई अब थोड़ा परिवर्तन भी जरूरी है, बड़े आंकड़े नहीं देने हैं, चीजों को समेटना है। और काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हार हुई है, यह भी देखने को मिला। जैसे कि अमेठी वाला क्षेत्र, पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, जिनका वह गढ़ माना जाता था, और अब की बार राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े ही नहीं। उसके बावजूद स्मृति ईरानी जो थी वह वहां पे हार गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मृति ईरानी के साथ में लगभग 15-17 भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मंत्री, चाहे राज्य मंत्री रहे हो चाहे फिर मुख्य जो मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं वह मंत्री रहे, लेकिन उस सब के बावजूद हार हुई है काफी लोगों की मंत्री पद पर रहने के बावजूद। यह भी एक दिक्कत वाला मामला रहा है बीजेपी के लिए। चीजों को समझते हैं आगे बढ़ते हुए। एक प्रमुख मुद्दा रहा राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव में जहां जहां रैलियां हुई हैं, जितने भी स्टार प्रचारक थे, सबने बात की तो कहा कि भाई राम को लेकर के आए हैं, राम मंदिर बनाए, और राम मंदिर को लेकर के कहते थे कि देखो हमने वादा पूरा किया। वहीं पूरे देश में एक खास लहर हम ये भी देख रहे थे कि बार बार हर जगह बात चल रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बातें भी चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो राम को लाए हैं सरकार तो वही बना रहे हैं, क्योंकि घोषणा हो गई है कि 8 जून को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। लेकिन वो आ गए, पर सीटें जो है वह काफी ज्यादा गिर गई। राम मंदिर का मुद्दा जो है वह लग रहा था कि एक बड़ा जादू दिखाएगा, बड़ा खेल दिखाएगा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा देश में तो छोड़िए, अयोध्या वाले क्षेत्र में फैजाबाद कंस्टिट्यूंसी के अंदर ही खेल नहीं दिखा पाया है, ये बड़ी दिक्कत रही। वहीं एक दूसरा बड़ा मुद्दा रहा भारतीय जनता पार्टी का सीए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वादा जो किया था वह तो निभा दिया, यह भी देखने को मिला। ये दो बड़े मुद्दे थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खेल खेला है। वहीं इसके अलावा तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य किए, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। ये कुछ प्रमुख मुद्दे रहे जो केंद्र में थे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के। इसके अलावा बात हो गरीब कल्याण की, बहुत तेजी से किया, उज्ज्वला योजना चलाई, सिलेंडर पहुंचाए, बिजली पहुंचाई, सड़क बनी है बहुत अधिक, ये सब कुछ देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण वर्ग हमारे समाज का, कौन? किसान, बहुत ज्यादा परेशान था। किसानों की स्थिति अगर हम समझे तो पता लग रहा है कि पूरा का पूरा जो बीजेपी का पिछला कार्यकाल गया है, पूरे 5 साल बहुत ज्यादा परेशान रहे वे सब लोग। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो दिखेंगी, गुस्सा तो वे दिखाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पर किसानों का भी है, जो देखने को मिल रहा है कि भाई नाराज हैं आपसे, और जरूरी है कि आप सरकार बना लें पर उसके बावजूद इनकी नाराजगी को दूर करें। बहुत सारे कार्य हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको दरकिनार तो नहीं ही किया जा सकता, ये स्थिति भी क्लियर है, समझ में आती है। पर अब ऐसे क्या रहा? समीक्षा हुई है, रिव्यू तो किया गया चीजों को, रिव्यू के आधार पर ही हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा क्या रहा, बीजेपी ने क्या छोड़ दिया? या तो बीजेपी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं समझ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात बीजेपी की हो, एग्जिट पोल पूरे देश में जिसने भी जारी किए हैं, हर एक एग्जिट पोल में यह देखने को मिल रहा था कि लगभग एनडीए गठबंधन जो था वह 350 का आंकड़ा तो पार कर ही रहा था, 400 तक दिखाया जा रहा था। इवन चाणक्य का एग्जिट पोल बहुत अधिक सटीक माना था चीजों में, लेकिन बहुत गड़बड़ हुआ। और ये तीसरी बार हुआ है अभी इस पूरी 21वीं शताब्दी में। 2004 के चुनाव हुए थे, पूरा एग्जिट पोल उलट दिया गया था। 2009 के चुनावों में भी ऐसा हुआ था, और फिर एक बार देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में एग्जिट पोल जो थे, जो अनुमान लगाए गए थे, नहीं हो पाया सफल, और चीजें पलटी। क्या क्या रही बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात, समझना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चीजों को संभाला जाना जरूरी है। और अगर आप जनता की बात नहीं सुनेंगे तो देखो, लोकतंत्र में ना कॉल बैक का ऑप्शन होता है। जिस प्रकार से जनता आपको वोट देती है और आपको पहुंचा देती है शिखर पे, आपको प्रधानमंत्री बनाती है, संसद में बिठाती है, कहती है कि हमारी बात के लिए हो आप वहां पर, क्यों भेज रहे हैं संसद में? सिर्फ हमारी बात करने के लिए, नागरिकों की तो बात करोगे, हम क्यों ही वोट दे रहे हैं आपको? पर आप जब वहां बैठ जाते हो तो आप भूल जाते हैं कि चुनाव जैसी भी कोई चीज होती है, ये जो शक्ति आपको मिली है, जो पावर मिली हुई है, ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ 5 सालों के लिए। आप भूल जाते हैं। जरूरी है कि जनता याद दिलाए कि चीजें बदली जा सकती हैं, चुनाव फिर होगा, पावर जनता के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। इसको समझना जरूरी था। तो वही चीज है, क्या क्या दिक्कतें रही। देखो, जिस समय राम मंदिर बनाया गया ना, राम मंदिर से अयोध्या के लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। अच्छा था, मंदिर बना है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, धार्मिक मुद्दा था, पूरा किया, आपका वादा भी था, स्वीकार किया गया था इस डिसीजन को। लेकिन उसके बाद राम मंदिर को आधार बनाते हुए आसपास के पूरे क्षेत्र का रेनोवेशन किया गया। यहाँ जो लोगों के पुराने घर थे, जो यहाँ के पुराने व्यापारी थे,
उन सभी को तोड़ दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। कहा गया कि भाई ये क्षेत्र जो है पूरा डेवलप होगा, यहाँ पर पूरा कॉरिडोर बनेगा राम मंदिर का, अब तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। हालांकि उन सभी लोगों को कहा गया कि मुआवजा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हटा दिया तो जहां मन करे वहां चले जाओ, नहीं, मुआवजा दिया गया। पर देखो हम लोग ना किसी एक स्थान पर रह रहे हैं और हमारे पुरखे भी रह रहे होते हैं, हमारे पुरखे रहे, पूर्वज रहते रहते आए, फिर हम रह रहे हैं, हमारा ना बहुत अधिक मन जुड़ जाता है। आसपास में पारिवारिक माहौल होता है, लगता नहीं कि हम बाहर कहीं गली मोहल्ले में रह रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं आती। अंतर यही तो होता है, अगर आप फ्लैट वाले माहौल में रह रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि आपका पड़ोसी कौन है, कब आता है, कब जाता है, घर में कितने लोग हैं, नहीं जानते। पर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं आज भी हमारे यहाँ पर, लोग सालों से रह रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और अनजाना से व्यवहार नहीं होता, सबको चाचा काका मामा मौसी इसी रूप में जाना जाता है आसपास के माहौल में। अब आप लगातार रह रहे हैं यहाँ पर दशकों से, उसके बाद आपको अचानक सिर्फ राम मंदिर के आधार पर कह दिया जा रहा है कि भाई चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकते, सिर्फ इस कारण से कि इसको डेवलप किया जाएगा और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा रहा है। भाई दुख तो होता है। बहुत सारे लोगों का रोजगार भी था, आजीविका के साधन थे, किसी की दुकान थी, किसी की कोई फैक्ट्री लगी हुई थी, कोई छोटा मोटा अपना काम कर रहा था, परिवार तो पाल ही रहा था ना वो, उसको कह दिया कि भाई चले जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके काम आसपास के क्षेत्रों में थे, घर से जाने में परेशानी नहीं होती थी, उनके लिए भी भाई बड़ी दिक्कतें हुई, स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण का बड़ा गुस्सा लोगों ने आके दिखाया है और आ करके वोट डाले हैं इन्होंने बीजेपी के खिलाफ। इन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि ऑपोजिशन में खड़ा कौन है, बस ये था कि भाई बीजेपी वाला नहीं आना चाहिए। समझो गुस्सा है लोगों के मन में। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि जितने लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया, एक तो उनके रोजगार चले गए, परिवार टूट गए, खंडित हो गए, उसके बावजूद जो मुआवजा दिया गया ना, मुआवजे की रकम बहुत छोटी थी, बहुत कम मुआवजा दिया इन्होंने, यहाँ पर ये गड़बड़ थी, तो लोगों ने उसका गुस्सा भी दिखाया। तो ये चीजें हुई हैं। वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर बाबा के रूप में जाना जाता है ना, वहीं बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। बुलडोजर की राजनीति जहां मन कर रहा है, जिसके घर के बाहर में जहां भी लग रहा है चीजें गड़बड़ है, वहां बुलडोजर खड़ा कर दे रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने बीच में यह भी देखा कि INDI गठबंधन के दो बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन्होंने बाराबंकी में रैली करते हुए ये भी कहा था कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो राम मंदिर को तोड़ भी देंगे। पर बुलडोजर की जो राजनीति थी ना, एक तरह से लोग नापसंद कर रहे थे, जबरदस्ती वाली स्थिति हो रही थी, लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, संपत्ति जब्त कर दी जा रही है। हालांकि प्रशासन इसके अकॉर्डिंग चल रहा था कि जो भी उपद्रव मचाएगा, उपद्रव वाले व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग इस प्रकार के निर्णय लेंगे, पर लोगों को लगा कि भाई ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा संभलना भी जरूरी है। ठीक है, तो एक दिक्कत ये हुई। और बुलडोजर वाली ही तो स्थिति थी जो हम लोगों ने यहाँ देखी कि राम मंदिर के नाम पर आपने लोगों के घर तोड़े, स्थानांतरित उनको किया, तो ये भी बुलडोजर वाली राजनीति थी एक प्रकार से, तो लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं कर पाए ये लोग। इसके अलावा फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है, फैजाबाद वाले क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या, अल्पसंख्यक जनसंख्या काफी ज्यादा है। अब उनका भी गुस्सा आपको देखना पड़ेगा। देखो, धार्मिक स्थान किसी का भी हो, जब तोड़ा जाता है, चीजें बदली आती है, दुख तो होता है। इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम पहले ही अप्रसन्न थे भारतीय जनता पार्टी से, अपनी चीजें बदली, सारा काम हुआ, अब राम मंदिर बना है, चीजें बदली है, अब उसके आधार पर चीजें बदल रही है, तो इन्होंने भी अपना गुस्सा दिखाया। हालांकि ये लोग फेवर पहले भी नहीं कर रहे थे, पर क्या हुआ है कि जो पहले फेवर कर रहे थे वो फेवर ना करने वालों के साथ मिल गए, इस वजह से तो स्थिति हम लोग को देखने मिल रही है। और वोटों का अंतर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो, जहां एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 48% के लगभग वोट मिले हैं, वहीं जो बीजेपी कैंडिडेट है उसको 43% के लगभग वोट मिले हैं। पर देखो हमारे पास में चलता है पैटर्न फर्स्ट पास द पोस्ट, पहला खंबा पार प्रणाली, जिसने पहले खंबा पार कर दिया, चाहे 1 सेकंड पहले किया या 1 वोट से पार कर दिया है, वो जीत माना जाता है। वही स्थिति यहाँ पर हुई है, इस प्रकार जीते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय जो क्षेत्र के अंदर था, अप्रसन्न था, चाहे मस्जिद का कारण मान लो, मंदिर का कारण मान लो, घर तोड़ना मान लो, आजीविका का कारण मान लो, पर इन लोगों ने भी अपना गुस्सा दिखाया है और वोट चला गया है फिर समाजवादी पार्टी की तरफ। गठबंधन एक बड़ी भूमिका निभाया, क्योंकि इन्होंने ना जो प्रतिस्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया। ये सब पार्टी अगर अपने अपने कैंडिडेट उतार देती तो वोट बढ़ जाता, कोई दलित के नाम पे वोट मांगता, कोई अल्पसंख्यक के नाम पे वोट मांगता, कोई पिछड़े के नाम पे वोट मांगता, कोई जातिगत आरक्षण के रूप में वोट मांगता, कोई जातिगत जनगणना के नाम पे वोट मांगते, वोट बढ़ता। उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, मिलके लड़ते हैं, सब खड़े हो गए। अब इनके मिलके लड़ने से क्या हुआ कि कुछ मुद्दे तो ऐसे थे जो स्थानीय लोगों को अपनी आंखों से दिख रहे थे, इनको दिख रहा था कि देश में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी चीजें हमें दुख दे रही है। जब ये गठबंधन सामने आया तो इस गठबंधन ने सामने आकर के लोगों को ये दिखाया कि बहुत सारी चीजें तुमसे बच रही हैं, जिस तरफ आप नहीं देख पा रहे हो यहां भी तो देखो। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों से लोगों को रूबरू कराया। अब इन्होंने आकर के जिन मुद्दों से लोगों को रूबरू करवाया था, उनमें शामिल अगर हम देखें तो पहली बात रही जातिगत राजनीति की, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति कर रही थी, मुख्य मुद्दा राम मंदिर को बना रहे थे। इसके अलावा CAA NRC, लोग मान रहे थे कि भाई धार्मिक राजनीति चल रही है देश भर में, अल्पसंख्यकों से आप भेदभाव कर रहे हैं, चीजों को गड़बड़ कर रहे हैं, गलत है चीजें। इन्होंने मुद्दा बना लिया जातिगत राजनीति को। अब लोगों ने धर्म से ऊपर जाति को समझा,
और जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते चीजों को फेवर किया। यही एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है अयोध्या के अंदर जीत का अवधेश प्रसाद के लिए, क्योंकि वह एक दलित समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और माना जा रहा है कि भाई वोट अच्छा खासा पड़ा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के और बाकी पार्टियों को जुड़ जाने के बाद। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर। अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह की स्थिति कुछ इस प्रकार की ही रही और माना जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यक के साथ साथ में आ गए हैं यहाँ पर सभी 80 लोग, दलित समुदाय जुड़ करके चीजों को बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने दिखाया कि देश में देखो बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग मानते तो हैं, बातचीत तो होती है, गठबंधन बना इन्होंने ले लिया, इन्होंने कहा कि देखो ना बेरोजगारी कितनी हो रही है। इन्होंने मुद्दा बताया कि देखो राम मंदिर के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, पर क्या राम मंदिर के नाम पे आपको रोजगार मिल रहा है? क्या आपका पेट भर रहा है? क्या आपको खाने को मिल रहा है? लोगों ने बातों को फील किया, समझा कि ठीक है मंदिर आस्था का विषय अपने आप में ठीक है, राम मंदिर बन गया है, लेकिन इसके आधार पर देश में सब कुछ नहीं हो सकता। रोजगार को नहीं बढ़ाया जा रहा है, चीजों को नहीं समझा जा रहा है, नौकरियां नहीं बनाई जा रही है लोगों के लिए, पर जो कि जरूरी है, आस्था के विषय पूरे होने के साथ साथ जरूरी है कि रोजगार की तरफ भी ध्यान दिया जाए। और बेरोजगारी, मैं पहले भी कई वीडियोस बनाई है, मैंने वहां भी आपको लोग को बताया था कि जिस समय मोदी सरकार चल रही थी, मोदी सरकार के सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। पूरे देश में बेरोजगारी के नाम पर बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया ही जा रहा था, ये हुआ था। और वही चीज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चोट दे करके गई है। इतना ही नहीं, जो वैकेंसीज निकल रही थी वहां पेपर लीक हो जा रहा था। एक तो वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अधिक स्तर पर नहीं आ रही है, उसके बाद जो पेपर हो रहे हैं वह पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है कि आप पहली बात तो डिले कर रहे हैं, अब उम्र तो बढ़ रही है ना। एक व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की उम्र में तैयारी करनी शुरू की थी, आपने 23 की उम्र पे उसको एक फॉर्म का मौका दिया, एक पेपर उसके सामने रखा कि भाई नौकरी लग सकती है। अब वह यहाँ पर तैयारी करता हुआ आ रहा था, उसको उम्मीद हुई कि हाँ अब तो मेरी नौकरी लग जाएगी। पेपर दिया, 1 साल की प्रक्रिया जनरली हो जाती है, कई बार 6 महीने की भी होती है। 24 वर्ष का हो गया, पेपर देकर के जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, पता लगा पेपर लीक। अब आगे जांच बैठेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, चीजें अटक गई। इस प्रकार क्या हुआ, एक व्यक्ति के जीवन के 5 से 6 साल खराब हो गए। आप हर 5 वर्ष में इलेक्शन तो करवा दे रहे हैं, लेकिन ये जो जीवन का महत्व है व्यक्ति का, वो नहीं समझ रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत थी। जवाब मिला फिर लोगों को, सबसे क्या किया जाए, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ना आप हथियार लेके तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आपके पास पावर है वोट की, आप वोट लेके तो खड़े हो सकते हैं, ये अधिकार है, और बिल्कुल वोट से आप जवाब दे सकते हैं, जो कि जवाब लोगों ने यहाँ पर दिया है। एक स्थिति देखने को ये मिल रही थी कि विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। जो पूरा का पूरा भाई कमेटी है, वह कमेटी नहीं चाहती कि योगी सरकार बनी रहे और योगी मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि लोकप्रियता है योगी जी की उत्तर प्रदेश में, ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहने चाहिए, ये भी जरूरी है। कई लोगों ने इस वजह से ही गुस्सा दिखाया अपना। बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक है उत्तर प्रदेश के, केंद्रीय स्तर पर काम ठीक चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वह चाहते थे कि राज्य स्तर पर योगी आदित्यनाथ ठीक व्यक्ति हैं, इनको चलाए नहीं देना चाहिए, तो इसने भी एक घाटा दिया। इसके लिए खुद बहुत सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो मान रहे हैं कि चीजें गड़बड़ाई थी और फिर एंटी इनकम्बेंसी इस प्रकार से भी बन जाती है। स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करना, आपने जहां जहां पर चीजों को जाके बात की है ना, आपने हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजों को समझाया। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, सीएए का मुद्दा उठाया, आपने आने वाले समय में लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी, देश किस तरफ जाएगा, विकास की बात की। आपने वह मुद्दे जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय थे, लेकिन आपने स्थानीय मुद्दों को दरकिनार किया। आपने अयोध्या के अंदर लोगों के रोजगार के लिए चीजों को नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि भाई जो लोग आसपास में रहते थे राम मंदिर के, उनको तोड़ तो दिया गया उनके घरों को, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, इसको नहीं समझा गया। मुआवजा भी कम दिया गया। वहीं इसके अलावा लोगों के अपने अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं हर जगह पर। लोग कुछ चीजों से परेशान होते हैं, कुछ सुधार चाह रहे होते हैं, कुछ जगह पे बदलाव चाह रहे होते हैं। आपने उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो लोगों के स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने की एक बड़ी हानि जो है वह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुकानी पड़ी है, जहां पर ये हार मिली है। एक निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो होता है ना, उसको बहुत सारी चीज दिख रही होती है, वह चीजों को जोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद सोने से पहले क्या चाहिए, रोटी तो चाहिए ना। सोने से पहले पहले रोटी चाहिए, सबकी यही इच्छा होती है। सोने से पहले अगर रोटी नहीं मिलती है, रोटी खतरे में दिखती है, तो अपने आप मन में रोष बनता है, दुख होता है, चीजें गड़बड़ाती हैं। व्यक्ति फिर दूसरी दिशा में जाना उचित समझता है कि भाई यहाँ पर एक विकल्प अच्छा दिख रहा है, यह हो सकता है। बढ़ती महंगाई, ये भी दिखाया गया लोगों को गठबंधन के द्वारा। उन्होंने कहा देखो महंगाई बढ़ रही है, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है। एक चीज देखी नहीं आप लोगों ने, जैसे ही एग्जिट पोल आया, मतलब जैसे कि चुनाव खत्म हुए 7 चरणों के, तुरंत हम लोगों ने देखा कि भाई दूध के ऊपर 2 रुपए बढ़ा दिए गए। क्यों ऐसा इलेक्शन खत्म होते किया, इलेक्शन के बीच में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चीजों को रोका गया था कि भाई इलेक्शन प्रभावित ना हो, तो अभी रुको।
इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, एग्जिट पोल आया, अगले दिन से घोषणा हो गई कि जी दूध के ऊपर 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा कि एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, बाकी सब पे भी प्राइस बढ़ा। लोगों को यहाँ पे भी दुख हुआ। खाद्य पदार्थों पे प्राइस बढ़ जाना, ऑयल पे प्राइस बढ़ जाना, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। लोग चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते दर पे मिले। हालांकि राशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 4-5 सालों से लोगों को फ्री राशन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद बाकी चीजें भी मैटर करती है। जैसे कि महंगा होता सिलेंडर, अब जब फ्री में राशन मिल जाएगा पकाएंगे कैसे? सिलेंडर तो महंगा हो रहा है, फिर दोबारा चलें अपनी पिछले जीवन में, जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाएंगे और आग लगाएंगे, खाना बनाएंगे। क्या लगता है? यहाँ पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा इनको। ठीक, इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा बना है भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कह रहे थे कि अब की बार 400 पार होगा, वहीं जो विपक्ष था, विपक्ष ने पूरे देश में यही कहा कि 400 पार हो गया तो संविधान खतरे में रहेगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द बदल दिया जाएगा, सरकार तानाशाह हो जाएगी। इस बात को हर जगह दोहराया गया, लोगों को फील कराया गया कि समझो गलत दिशा में जा रहे हो, सरकार के पास इतनी ज्यादा पावर भी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में मानते हैं कि सरकार बहुमत में रहे, निर्णय लेने में आसानी हो, पर इतना अधिक बहुमत भी नहीं होना चाहिए कि सरकार तानाशाह हो जाए, मन मर्जी से कुछ भी करने लगे। तो लोगों ने ये चीजें समझी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान की रक्षा के लिए चीजों को बदला। और ये बात हमें देखने को भी मिली कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए खुद ये बात कही है कि संविधान को बचाने के लिए धन्यवाद, लोकतंत्र को बचाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने जिस प्रकार से वोट किया ये सब कुछ रहा। इसके अलावा बीते दिनों जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही थी कि अलग अलग जगह पे सीबीआई रेड, ईडी रेड, हालांकि चीजें सबूतों के रूप में मिल भी रही थी, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को घेरा जा रहा था इस पूरे मामले में, तो लोगों को ये सभी चीजें भी पसंद कहीं ना कहीं नहीं आ रही थी। तो लोगों ने इसके विरुद्ध भी माना कि भाई ठीक है, वोट दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों की होती है कि आप ठीक हो, पर फिर भी बहुत सारे अलग अलग पार्टी की तरफ, अलग अलग नेताओं की तरफ आस्था रखते हैं, वह चीजें भी गड़बड़ करती हैं। तो कुछ बड़े मुद्दे रहे, सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर, सिर्फ राम नाम के पीछे पीछे, या सिर्फ धर्म को आधार बना करके ही चुनाव नहीं लड़े जा सकते, और धर्म के नाम पर या फिर मंदिर के नाम पर ये सब चीजें जीवन में संभव नहीं है। आपको लोगों की भावनाओं को भी समझना होगा, उनके जीवन को भी समझना होगा, साथ साथ समझना होगा उनकी आवश्यकताओं को, उनके लिए रोजगार को, कीमत नियंत्रण को और बाकी चीजों को भी, जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में जनता को संतुष्ट रखते हुए, चीजों को व्यवस्थित रखते हुए देश का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आवश्यक है। हालांकि आप लोग का क्या मानना है चीज़ों के लिए, अपने विचार कमेंट जरूर करने हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। एक अच्छा प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। इसके साथ ही आप लोग ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल पर बने रहें। बाकी ऐसे ही वीडियोज आप लोग के लिए लाई जाती रहेंगी। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।